हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम न्यू एमसीक्यू लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अनुमान जताया है कि मजबूत निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर रहेगी। तो एडीबी का अनुमान है 7.5% रह सकती है। 2022 में एडीबी ने कहा है अगले वित्त वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 8% तक पहुंच सकती है। एडीबी एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित। तो आंसर है, फर्स्ट का आंसर है बी। सेकंड क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति किससे संबंधित थी? मीरा सेठ समिति का आंसर हो जाएगा हथकरघा उद्योग से। हथकरघा उद्योग से मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग के विकास से था। मीरा सेठ समिति ने 500 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय हथकरघा कोष बनाने की सिफारिश की थी। थर्ड क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो की अनुशंसा के आधार पर सरकार इनकी नियुक्ति करती है। इसके अलावा यह बैंकों की पूंजी उद्ग्रहण योजनाओं एवं रणनीतियों के विकास में भी सहयोग करता है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बैंक बोर्ड ब्यूरो। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति है घर्षणी, प्रच्छन्न, संरचनात्मक, उपर्युक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार के बेरोजगारी पाई जाती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी वह होता है जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया ओर चले जाते हैं, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक कार्य में लगे हुए हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। औद्योगिक ढांचे के पिछड़ेपन, सीमित पूंजी, पुराने उत्पादन तकनीक इत्यादि के कारण होती है। यह एक दीर्घकालिक समस्या है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सहगामी है? आर्थिक विकास दर एवं मुद्रास्फीति के बीच एक सीमा तक प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि यदि विकास दर बढ़ानी है तो इसके लिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाना होगा।
पांचवा का आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास का सहगामी है। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, अंग्रेज कंपनी से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में वसूलने का निर्देश दिया। 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में वसूलने का निर्देश किसने दिया था? तो ये औरंगजेब ने 1680 में एक फरमान द्वारा अंग्रेजों पर चुंगी दर 2% से 3.5% की एवं 1.5 लाख मुआवजा के तौर पे वसूल किया। 1.5 लाख मुआवजा के तौर पर वसूल किया। सिक्स का आंसर हो जाएगा डी। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष 1861 में की गई। इसके प्रथम महानिदेशक थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की गई। इसके प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है। जन्मदाता 1902 में जॉन मार्शल द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। जॉन मार्शल द्वारा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल, तो भारतीय गवर्नर जनरल जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अब यही प्रथम गवर्नर जनरल पूछता, स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन होता, लेकिन भारतीय पूछा है तो यहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। के बाद 9th क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया? बंगाल के विभाजन को 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, जो भारतीय राष्ट्रवाद पर एक प्रच्छन्न प्रहार था। इस कारण कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। उन्नीस जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। तो आंसर हो जाएगा 9 का डी। ठीक, 9 का आंसर डी हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे।
दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। वे लिबरल पार्टी से चुनाव जीते। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1886, 1893 तथा 1906 में भी अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लोग श्रद्धा से इनको वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? तो सरोजिनी नायडू ने धारासड़ा नामक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। 21 मई 1930 को गुजरात के धारसड़ा में सरोजिनी नायडू, इमाम साहब व गांधी जी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में 2000 कार्यकर्ताओं की एक भीड़ धारसड़ा के नमक कारखाने की तरफ चली। पुलिस ने इनको निर्मम तरीके से पीटा था। धारासड़ा कारखाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के धावे के समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। अमेरिकी अखबार न्यू फ्रीमैन के पत्रकार वेब मिलर ने धारासड़ा की बर्बरता का आंखों देखा वर्णन किया और कहा कि धारासड़ा जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा धारासड़ा। 12th क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जो थे वो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश इसके प्रमुख सदस्य थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत प्रवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। प्रथम वार्षिक अधिवेशन अक्टूबर 1934 में डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में बम्बई में पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। इसमें गठित कार्यकारिणी के महासचिव जो थे वे जयप्रकाश नारायण थे। तो संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण। ओके। 13 क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया।
तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन एसोसिएशन ने इल्बर्ट बिल के विवाद के परिणाम स्वरूप कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का आयोजन किया। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। वह प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की। तो सही उत्तर है इसका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारत में सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारत में सती प्रथा 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा समाप्त की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। सामाजिक सुधारों में विलियम बेंटिक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में अधिनियम 17 रेगुलेशन 18 के तहत सती प्रथा का अंत कर दिया। तो करेक्ट आंसर होगा 9। करेक्ट आंसर होगा 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अवध से भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध प्रांत से। यह क्रांति 29 मार्च 1857 बैरकपुर से प्रारंभ हुई, जिसका श्री गणेश मंगल पांडे द्वारा किया गया। सैनिक मंगल पांडे द्वारा किया गया। सर्वाधिक सिपाही अवध के थे। इस विद्रोह में अवध सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है अवध। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है, मतलब गलत है? तो नदियां दिया है, सहायक नदियां दिया है। सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास व सतलुज। तो ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में दिया है गंगा। गंगा की सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन व पुनपुन। तो ये सब सारे इंक्लूड हैं उसमें। तो ये भी सही। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं तीस्ता, मानस, कामेंग, सुबनश्री, सनकोश, दबांग, लोहित, धनश्री, कोलोंग व बराक। यानी ये भी सही है ऑप्शन। सारे इसमें है ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां। यमुना का सहायक नदी है चंबल है। चंबल तो है। सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, टोन,
ये बराकर और पूना इसकी सहायक नदियां नहीं है, अतः ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। रॉन्ग आंसर होगा इसलिए असंगत पूछा है, कि असंगत मतलब गलत, तो यही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज कौन सा है? अधात्विक, अधात्विक खनिज होता क्या है पहली बात, तो इसके लिए धात्विक खनिज का हम धात्विक खनिज को जानेंगे। धात्विक खनिज क्या होता है? धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। धारवाड़ शैल तंत्र धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। इसमें लौह व अलौह खनिज पाए जाते हैं। लौह खनिज में लौह अयस्क जैसे मैग्नीज, क्रोमियम, निकिल, कोबाल्ट, टंगस्टन तत्व पाए जाते हैं। अलौह खनिज में तांबा, एल्यूमिनियम, टीन, सीसा, चांदी, प्लेटिनियम, जिंक तत्व पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज वे हैं जिनमें धातु गलाने पे धातु नहीं प्राप्त होता है, तो वे हैं, उसके एग्जाम्पल हीरा, संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, गंधक, पायराइट, एस्बेस्टस तत्व पाए जाते हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वां क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। वन प्रकार है और प्रदेश है, तो इसको हमको चुनना है, मिलान करना है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये तराई क्षेत्र में मिलते हैं, तो ये हो जाएगा ये फोर्थ। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन जो कांटेदार वृक्ष होते हैं, अल्पाइन जो वृक्ष होते हैं त्रिकोण टाइप के, ये अरुणाचल प्रदेश जो बर्फ की चादरों से ढके होते हैं और ऐसे होते हैं कि जो बर्फ सीधे सड़क के नीचे आ जाता है, वैसे त्रिकोण टाइप के हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये पश्चिमी घाट में सह्याद्री में पाया जाता है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 2। करेक्ट आंसर ए। ओके 19। भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अधिकतम लिंगानुपात जो है, अधिकतम लिंगानुपात
पांडुचेरी में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो अंडमान निकोबार में है। न्यूनतम लिंगानुपात जो है दमन दीव में है। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो लक्षद्वीप में है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 19 का ए। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो इसका सही ऑप्शन है 20 का ए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना का करेक्ट आंसर है ए। इस प्रकार जो हमारा खत्म हुआ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।